प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सीएम धामी वार्ड में जाके सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात। स्थानीय लोग और कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली, जल्द होगा धामी कैबिनेट का विस्तार। हरिद्वार और नैनीताल जिले को मिल सकता है प्रतिनिधित्व। कोटद्वार से आनंद विहार के लिए दौड़ी ट्रेन, पहले दिन राजधानी के लिए रवाना हुए 150 यात्री। सीएम धामी ने वीरचंद्र सिंह के नाम पर ट्रेन का नाम रखने का किया आग्रह। चंद्रग्रहण का सूतक खत्म होने पर फिर खुले मंदिरों के कपाट। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धिकरण के बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। देहरादून में स्थापना दिवस का मुख्य समारोह होने जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिभाग करेंगे। आपको बताते चले, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार समारोह में राष्ट्रपति प्रतिभाग करेंगी। मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रपति से समारोह में शामिल होने का आग्रह किया था। खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ऐसा पहली बार होगा कि इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नवंबर को यहाँ पर जो राज्य स्थापना दिवस है वो मनाया जाना है, जिसका आयोजन यहाँ देहरादून का जो पुलिस लाइन है वहाँ पर जो है किया जाएगा। और ऐसे में देखा जा सकता है कि एक तरह से ऐतिहासिक जो है इस दौरे को भी जो है यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है यहाँ पर आग्रह भी किया था कि वो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड आए, और जो है ये काफी अच्छा मौका भी है इस दौरान। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू जो है यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है जो लोग हैं यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इस दौरान सभी लोग जो है इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जिला प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो सिटी के जो कप्तान हैं उन्होंने भी जो है पूरी तैयारियां इस दौरान यहाँ पर कर ली है। और वहीं अगर यहाँ पर जो है डीएम की बात की जाए तो डीएम ने भी सभी को यहाँ पर दिशा निर्देश दिया है, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं कि हर तरह से जो है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जाए। और काफी जो महत्वपूर्ण है इस दौरान यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी का जो दौरा है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, राज्य स्थापना दिवस समारोह के अलावा क्या द्रौपदी मुर्मू और भी किन्हीं कार्यक्रम में शिरकत करेंगी? क्या कुछ जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए राज्य स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है देहरादून में रखा गया है, और ऐसे में इनका आना जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर दूसरे कार्यक्रमों की बात की जाए तो कोई ऐसा दूसरा कार्यक्रम इस दौरान इनका नहीं रखा गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी जो है इस दौरान होने वाला है। दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार सरकार के प्रयास भी चल रहे हैं और काफी अच्छा जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल विनय, तो राज्य स्थापना दिवस की तैयारी अब तेज हो चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं यहां पर आएंगी और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपका इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रेस वार्ता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि सालों से इस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था।
उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को योजना से फायदा मिलने वाला है। 1975 से योजना को स्वीकृति करने को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री जब कुमाऊं दौरे पर आए थे तब भी योजना को मंजूरी देने के लिए मांग की थी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि लखवाड़ परियोजना को भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से जहां कई राज्यों को पानी मिलेगा, वहीं बिजली केवल उत्तराखंड को ही मिलेगी। जमरानी बांध परियोजना, जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित रूप से ये परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये योजना 1975 से अपनी स्वीकृति की इंतजार कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। कि जो हमारी लखवाड़ योजना है, लखवाड़ योजना भी लंबे समय से प्रस्तावित थी, वह भी, उसको भी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लखवाड़ योजना को भी उन्होंने, उसका भी शिलान्यास हो गया। तो एक बड़ी योजना हमको लखवाड़ भी मिली थी और लखवाड़ योजना उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को इसके पानी का लाभ मिलने वाला है। देहरादून में 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और कांग्रेस पार्टी के विधायक मदन बिष्ट को नोटिस भेजा है, जिसको लेकर सियासत देखी जा रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से प्रदेश को लूटने की बात कही थी। सीबीआई जांच कर रही है, एक सामान्य प्रक्रिया है। सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो सीबीआई जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं। और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रहे हैं, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई के अधिकारियों ने अस्पताल में नोटिस थमा दिया है। दरअसल हरीश रावत काशीपुर में हुई सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में इलाज करने के लिए भर्ती थे। अब इस दौरान हरदा को अस्पताल में नोटिस थमाए जाने की कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है। पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, क्योंकि हरीश रावत के अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद सीबीआई उन्हें नोटिस देने अस्पताल पहुंच गई। भाजपा ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावनाओं से की गई कार्रवाई बताई है। एक व्यक्ति अस्पताल में है, आपने अगर नोटिस देना था तो घर आने का इंतजार करिए, राजनीतिक शिष्टाचार रखिए। किसी न किसी दबाव में तो ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। ये इनसे कौन सा अपराध था कि आज ही अगर आप नोटिस सर्व करके कुछ करना चाह रहे हैं। आप आदमी अस्पताल में है, डॉक्टर ने मिलने जुलने के लिए मना कर रखा है। कम से कम इतनी तो मानवता रखो। लेकिन भाजपा ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं और ये साफ झलकता है केवल एक ही उद्देश्य है, राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। देहरादून नगर निगम के करीब 900 नियमित कर्मचारियों और 600 पेंशनरों के साथ ही उनके आश्रितों को जल्द गोल्डन कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। नगर निगम की ओर से इसका डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को भेजा जाएगा। निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से नगर निगम प्रशासन से नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनवाने की मांग उठाई गई थी।
इसके बाद नगर आयुक्त मनुज गोयल ने प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसका लाभ लेने के लिए ग्रेड पे के आधार पर अंशदान का भुगतान करना होगा, जो न्यूनतम 250 रुपए रहेगा। वर्तमान में जितने भी हमारे निगम में कर्मचारी, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से संबंधित हों, सैनिटेशन डिपार्टमेंट से, या चाहे जो बाकी जितने भी पटल हैं, अनुभाग हैं हमारे उनसे संबंधित हों, जो मानक के अनुसार जितने भी कर्मचारी उसमें वैलिड हैं, उन सभी का गोल्डन कार्ड बनाने की कार्रवाई चल रही है। मेरा अनुमान है वर्तमान में करीब 800 से 1000 कर्मचारियों का डेटा इसमें भरा जाना है, और आगे भी जो इसके अदर जो कर्मचारी हैं उनका भी डेटा भरवाने के लिए सूचनाएं जो है एकत्रित की जा रही हैं। उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार तामाखानी में विगत 5 सालों से जमा कूड़े का निस्तारण हो गया है। उत्तरकाशी में कूड़ा डंपिंग जोन न होने के कारण पिछले 5 सालों से तामाखांडी टनल के पास कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था, जो कि मां गंगा नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर था। इसको हटाने के लिए जनपद के समाज सेवियों ने कई बार आंदोलन भी किए। इस स्थान पर केवल नाम मात्र का कूड़ा बचा है, जिसको 1 सप्ताह के अंदर यहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन सच बात है कि कूड़े का निस्तारण अब तक पूरी तरह हो नहीं पाया, और कूड़े का निस्तारण पूरी तरह तभी होगा जब इसमें आम लोग सहभागिता करेंगे, लोग सहयोग करेंगे, कूड़ा घर से छांट के देंगे और सूखा कूड़ा अपने घर में अलग से रख देंगे किसी बैग में, तो ही कूड़े का पूर्णतः निस्तारण हो पाएगा। अन्यथा कूड़े में दिक्कतें आती रहेगी, लेकिन नगर पालिका लगातार प्रयासरत है, और अभी हमने तामाखानी का लगभग 6000 से 7000 टन कूड़ा हटा दिया है, और थोड़ा अब सामने का सारा साफ हो गया, लेकिन इसको रेगुलर ठीक करने के लिए आम आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। और मैं सबसे अपील करता हूँ आम जनता से उत्तरकाशी की, अपने शहर को स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी के उपनेता एवं विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन अपनी ही पार्टी के विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों से दूरी बना रही है, जो किसी दृष्टि से पार्टी हित में नहीं है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी में उनसे कोई राय नहीं ली गई। विधायक बेहड़ ने बिना नाम लिए खटीमा विधायक एवं उपनेता भुवन कापड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला मुख्यालय की राजनीति में उपनेता की ओर से खासी दिलचस्पी ली जा रही है। उसका छात्र संघ का चुनाव है। अभी तक तो इनकी टीम जो बनाई गई है, ये पहले कभी किसी को लड़ाती रही, कभी एबीपी को लड़ाती रही, कभी किसी को लड़ाती रही, कभी छात्र संघ के नाम पर एनएसयूआई को तो कभी लड़ाया नहीं इन लोगों ने। तो निश्चित रूप से फिर जिलाध्यक्ष भी उसके बधाई के पात्र होंगे, और हमारे उपनेता भी इसके लिए बधाई के पात्र होंगे। मैं तो उपनेता जी को निवेदन करूंगा कि वो उर्दू पढ़ा के अपना पड़ाव डाल दें, और डिग्री कॉलेज का चुनाव जो है, जो एनएसयूआई का उन्होंने अपने अध्यक्ष का चयन कराया है, उसको आगे सफलता दिलाएं। तो उनके साथ मैं भी पीछे खड़ा हूं, उनके आए करें, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। रुड़की के खताखेड़ी में एक बार फिर समाज सेवी व कांग्रेस के नेता आदल फरीदी ने कैंसर का निशुल्क कैंप का आयोजन किया। अब इस मौके पर क्षेत्र के कई जाने माने नेता भी शामिल हुए। वहीं दर्जनों कैंसर से पीड़ित मरीजों की जांच की गई। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल के जाने माने कैंसर सर्जन अजीत तिवारी ने सभी मरीजों की गहनता से जांच की और उन्हें उनकी बीमारी के अनुरूप दिशा निर्देश भी दिए। इंद्रेश की ओर से किया गया, और इसमें मेरे यहाँ मुख्य अतिथि अजीत तिवारी कैंसर सर्जन मेरे आवास पर पहुँचे, और ये कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जो कोई कैंसर पीड़ित है उसकी सर्जरी कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से महंत इंद्रेश सजादा गद्दी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कोई भी पीड़ित लोग हो तो उसका सहयोग करें और उसे इस तरह से जो भी लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ के शुभारंभ करने के लिए लक्सर स्थित शुगर मिल परिसर के खेल मैदान में पहुंचे। लेकिन इससे पहले बीजेपी के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खेल महाकुंभ कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के प्रतिभाशाली युवाओं में अनोखे और काबिले तारीफ हुनर छिपे हुए हैं, जिनके प्रदर्शन के लिए सरकार मंच सुपुर्द कर रही है।
वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पीएम और सीएम की जमकर तारीफ भी की। उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूँ कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है और उसकी तैयारियां भी काफी अच्छी चल रही हैं। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में। देहरादून विजिलेंस टीम ने लक्सर तहसील के चकबंदी लेखपाल वीरपाल को 7500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता धर्मदास ने विजिलेंस से शिकायत की थी और बताया था कि चकबंदी लेखपाल ने आपदा से नष्ट हुई फसल के मुआवजे के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल चकबंदी लेखपाल की संपत्ति की जांच की जा रही है। हल्द्वानी में प्राचीन रामलीला मंचन की ओर से भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से राजगद्दी निकली गई। इस राजगद्दी में राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न की भव्य झांकियां निकाली गई। वहीं बाहर से आए कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की शंकर पार्वती राधा कृष्ण भोले की बारात के झांकियों से लोगों को आकर्षित किया। ये भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर हल्द्वानी के विभिन्न मार्गों से होकर रामलीला मैदान में संपन्न हुई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। संचालन समिति द्वारा जो ये श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें बाहर से पंजाब से, एटा से, बदायूं से, चंदोसी से, विभिन्न जगह से कई तरीके की झांकियां यहाँ पर आई हैं और इन झांकियों को एक क्रमबद्ध करके और एक डोले के स्वरूप में यहाँ रामलीला ग्राउंड से इसका संचालन शुरू होगा, जो कि मेन मार्केट से होता हुआ लगभग 7, 8, 9 बजे तक यहाँ पर वापस आएगा। उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा और जिला खेल अधिकारी के बीच झड़प हो गई। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिला खेल अधिकारी ने भाजपा सरकार और खेल मंत्री रेखा आर्य के खिलाफ गलत टिप्पणी की। वहीं खेल अधिकारी का कहना है कि खिलाड़ियों को टाइम दिया गया था, पर टाइम पूरा होने के बावजूद खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने खेल रोका। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है खेल अधिकारी लगातार खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। खेले थे तो बच्चे, मैडम ने बच्चों को बोला कि जाओ बीच में जाओ, ठीक है। बच्चे नहीं आ रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। मैम उनको हाथ दिखा रही है, जाते क्यों नहीं जाते हो। वहाँ से मैम ने बोला, फिर बच्चे लोग आए और मैम अपने आप वहाँ से आने के बाद मैम ने सीधे विकेट उखाड़ दिए, ठीक है। फिर हम लोगों से बहसबाजी करने लगे। फिर मैम अभी किसी को फोन कर रहे हैं कि बोलो उनसे बात करो, बस तुम्हारा ये है वो है। मैम के 3-4 बार बोलने के बावजूद भी ये हटे नहीं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हुआ और हम लोग ग्राउंड उतर गए थे। हमारे कहने पे मैम ने वहाँ पे उन लोग को बोला कि ग्राउंड खाली करो। हम लोग को हमारा ग्राउंड चाहिए होता है, शाम को हम प्रैक्टिस के। मैम ने सही बोला कि हाँ ग्राउंड है हमारा, शाम को हमारा ग्राउंड होता है सारे बच्चों का, तो उन्हें बीच पे आना ही पड़ेगा। 3 बजे ख़त्म करने के बाद मैंने इनको 3 बार वार्निंग दी, अपना बंदा भेजा कि 3 बज गए, अब आप लोग गेम ख़त्म कर दीजिए। इन्होंने 3:30 पौने 4 तक ख़त्म नहीं करा। इस वजह से मुझे मजबूरन बीच ग्राउंड में आना पड़ा और इनका विकेट निकाल के मुझे रोकना पड़ा। मैच के आप रोको, इसमें आप नेतागिरी दिखाएं, लड़ाई करें, झगड़ा करें, अभद्र व्यवहार करें, तो इसमें सर उनकी गलती है। मैं बलक 4 बजे के आसपास गई थी, इतना ही कहा था, टाइम आपका ओवर हो चुका। इस पे वो लोग मेरे से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। आज हम लोग खेल महाकुंभ के तहत यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। हमारे अंतिम चरण में हमारी ये प्रतियोगिता चल रही थी और 3 ओवर बाकी था इस प्रतियोगिता को समापन होने के लिए, लेकिन फिर मैडम घुसकर हमारे स्टंप उखाड़ती है और हमारे ऊपर जो गाली गलौज उनके द्वारा की गई और हाथ दिखाकर मारने की हमको धमकी दी गई। हम यह चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब तय हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने पर संत समाज में खुशी का माहौल है और सभी संत इसे वर्षों के संघर्ष की समाप्ति मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बनना सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संतों ने राम मंदिर को लेकर कहा कि ये सैकड़ों सालों की संतों की मेहनत और तपस्या का फल है, जो आज राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने लोगों से अपील की है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो राम मंदिर नहीं जा पाएंगे, वे अपने आसपास के राम मंदिर में जाकर राम नाम का जाप करेंगे। इससे बढ़कर के मैं समझती हूँ कि हम सब भारतवासियों के लिए, हिंदू समाज के लिए और संपूर्ण देश के लिए, जहाँ पर भी सनातन धर्मावलंबी हैं, इससे बढ़कर के और कोई प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता है कि हमारे आराध्य इष्ट भगवान श्री राम को एक भव्य स्थान मिल रहा है जिस पर वो विराजमान होंगे। संतों की बहुत इसके पीछे भावना रही है, उनका बलिदान रहा है कि किसी तरह से भी राम का दिव्य स्थान बने। आज वो सुघड़ी सुदिन आया है, बहुत ही हर्ष है, उल्लास है, उमंग है। बहुत खुशी का अवसर है। आपने देखा होगा जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने हमेशा राम का विरोध किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पहले लोग कहते थे राम मंदिर कब बनाएगा, तारीख कब बताएंगे, अब वो सब हो गया। अभी जो है 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी के लिए सभी जितने भी संत महात्मा है हमने एक अलग नियम बनाया है। जो अयोध्या में जाएंगे वो तो वहाँ जाएंगे ही, सरकार उनको बुलाएगी, सब उनको बुलाएंगे, परंतु जो अयोध्या में नहीं जाएंगे वो जितने भी राम मंदिर है, पूरे भारत में जितने राम मंदिर है, सभी साधु संत वहाँ राम मंदिर में जो है भगवान राम का आयोजन करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर है, वो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। साधु संत सब जुड़े हुए हैं, जुड़े थे, जुड़े हैं। उस कार्यक्रम में जैसा विधान होगा, जैसा वहाँ व्यवस्था होगी, हम लोग सब उसमें पहुँचेंगे। आज सारे संतों में बहुत प्रसन्नता है और हम लोग बहुत खुश हैं कि एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी उसमें पूजा होने जा रही है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में एक नेपाली दंपति को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले नेपाली दंपति अपनी बेटी बेटे के साथ काम की तलाश में लोहाघाट आया था और जनक बहादुर के नेपाली होटल में रुका हुआ था, जिसके बाद लोगों ने नेपाली दंपति को गंभीर हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा और आनन फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचाया। दंपति का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों को कौन सा विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है पता नहीं चल पा रहा है। सैंपल जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं दंपति की बेटी ने बताया किसी व्यक्ति ने दोनों को पेय पदार्थ दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिस्ट्री पता चल रही है कि इनको दिया क्या है, बस ये बता रहे हैं कि इनको किसी बोतल में कुछ स्ट्राव पिलाया जबरदस्ती। तो अभी पॉइजन का सोर्स है पता नहीं कि क्या लिया है। अभी के लिए जो महक से जो भी इनकी स्मेल से लग रहा है सबसे पहले लवाज वगैरह कर रहे हैं ताकि जो अंदर बैठना उसको निकाल सके। तो बाकी देखते हैं, फिर हमारे फिजिशियंस रहेंगे वो बताएंगे इस चीज के लिए। बाकी स्थिति अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किस तरह का है, कितने देर में उसका असर आएगा, कुछ नहीं इसका बोल सकते अभी हम ना। डोईवाला में परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला जलाया। साथ ही उद्यान विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध भी किया। कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और गौरव चौधरी ने कहा कि एक तरफ हॉस्पिटल में इलाज करा रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत को सीबीआई नोटिस देकर परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सरकार सभी सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम है। सरकार है, अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।